होता है कि एरोब्स के अंदर ये जो पायरुवेट है सिंपली ये क्या है, ये जो पायरुवेट है सिंपली ये एंटर कर जाता है हमारे पास क्रेब्स साइकिल के अंदर। आप सबको पता होगा कि क्रेब्स साइकिल क्या है, जिसको हम लोग C4 ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल, ठीक है, और बहुत सारे नाम है, ऑक्सीडेशन साइकिल भी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन साइकिल। ओके, तो एरोब्स के अंदर सिंपली क्या होता है, हमारे पास पायरुवेट जो है ना वो एंटर करने लग जाता है क्रेब्स साइकिल के अंदर। उसके बाद ये सिंपली क्या करता है, अपनी ATP बनाता है इस प्रोसेस के थ्रू। लेकिन हाँ, ये बात आपने याद रखनी है कि जो ATPs बनती हैं वो क्रेब्स साइकिल के अंदर काफ़ी ज़्यादा बनती हैं, जबकि एनारोब जो है ना वो इतनी ज़्यादा ATPs नहीं बना पाता जितनी हमारे पास कोई भी एरोबिक बैक्टीरिया बना सकता है। उसके अलावा सिंपली फर्मेंटेशन को दूसरा नाम ग्लाइकोलाइसिस का भी दिया गया। आप सबको पता होगा कि ग्लाइकोलाइसिस होती क्या है। बेसिकली ग्लाइकोस मतलब शुगर, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, तो सिंपली क्या बोलेंगे कि ब्रेक डाउन ऑफ शुगर। और हाँ, एंड प्रोडक्ट में ओवरऑल हमारे पास 2 ही ATPs बनी होती, नेट गेन ATPs हमारे पास 2 ही बन रही होती, क्योंकि 4 टोटल ATPs बन रही होती हैं, जिसमें से हमारे पास 2 ATPs यूटिलाइज हो जाती हैं वापस, और ओवरऑल नेट गेन ATP हमारे पास 2 ही बनती है। तो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू हमारे पास थोड़ी सी ही ATPs बनी होती है। जबकि अगर बात करें क्रेब्स साइकिल की, तो बैक्टीरिया जो है हमारे पास काफ़ी अच्छी खासी ATP बना देते हैं एज़ कम्पेयर टू एनारोबिक बैक्टीरिया। तो ये जो फर्मेंटेशन है हमारे पास, फर्मेंटेशन का प्रोसीजर जो है, इसके थ्रू हम लोग फर्मेंटेशन टेस्ट भी कर सकते हैं किसी भी बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए। फर्मेंटेशन टेस्ट में सिंपली होता क्या है, हमारे पास एक मीडियम होता है, जैसे फॉर सपोज हम लोग ने क्या किया, एक मीडियम लिया, उसके अंदर हम लोगों ने एक इंडिकेटर डाल दिया। इंडिकेटर का तो काम आप लोगों को पता होगा, फिनोल। फॉर सपोज हमने क्या किया, ये फिनोल जो है ना एज ए इंडिकेटर, फिनोल रेड है, ठीक है। तो ये इंडिकेटर के तौर पे हम लोगों ने अगर डाल दिया यहाँ पे, अगर कोई भी बैक्टीरिया ऐसा होगा यहाँ पे जो कि हमारी जो है फर्मेंटेशन के थ्रू फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू जाएगा, तो ये सिंपली क्या करेगा, जब ये अपनी लैक्टेट या पायरुवेट एसिड बनाएगा, क्या लैक्टेट और पायरुवेट जब ये बनाएगा, तो ये सिंपली क्या करेगा, ये इस एसिडिक मीडियम को जो है ना, ये सिंपली क्या करेंगे, एसिडिक कर देंगे। और एसिडिक की वजह से pH चेंज होगी, और pH की वजह से ये क्या होगा, ये हमारे पास फिनोल रेड जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा येलो में। मतलब इसने क्या करना है, अपना जो कलर है वो सिंपली चेंज कर देना है। तो हमें पता लग जाएगा कि जो बैक्टीरिया था हमारा, उसने बेसिकली फर्मेंटेशन प्रोसीजर परफॉर्म किया, और जिसकी वजह से उसने लैक्टेट या पायरुवेट जो था उसके पास, जब वो रिलीज़ किया ये मीडियम के अंदर, तो उसने मीडियम को क्या कर दिया, सिंपली एसिडिक कर दिया, जिसकी वजह से उसकी pH चेंज हुई, और pH चेंज होने की वजह से ये जो फिनोल रेड था वो येलो में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया, जैसे फॉर सपोज एरोबिक बैक्टीरिया हो, अब एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेगा, वो कभी भी लैक्टिक एसिड नहीं बनाएगा। तो लैक्टिक एसिड बनेगा नहीं, तो मीडियम जो है वो एसिडिक होगा नहीं, तो उसकी pH चेंज नहीं होगी, और सिंपली ये फिनोल रेड जो है ना वो रेड कलर का ही रहेगा, वो येलो के अंदर चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय फर्मेंटेशन टेस्ट परफॉर्म करके। उसके बाद हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ आयरन मेटाबॉलिज्म। और इस चैप्टर क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा छोटा था और इसके अंदर कुछ ही टॉपिक्स थे, जिसमें से ये लास्ट टॉपिक है दैट इज़ आयरन मेटाबॉलिज्म। अब इसमें क्या बताना है, हम लोगों ने बताना है कि जो बैक्टीरिया है उसके लिए आयरन कितनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आयरन जो है बेसिकली बैक्टीरिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अब क्या होगा, जब ये बैक्टीरिया फॉर सपोज इसने क्या करा, ये कोई भी होस्ट है, अब इस होस्ट पे इस बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया। अब ये जो होस्ट है इसके पास इतनी ज़्यादा आयरन होती नहीं, क्योंकि नॉर्मली क्या करती है, आयरन जो है ना हमारे पास वो फेरिक फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, ये हमारे पास फेरिक फॉर्म में होती है। आयरन किस फॉर्म में होती है हमारे पास, ये फेरिक फॉर्म में होती है। तो सिंपली होता क्या है हमारे पास, अब क्योंकि ये फेरिक फॉर्म है ना, तो जैसे ही होस्ट लेगा तो होस्ट के अंदर वो या तो ट्रांसफेरिन के फॉर्म में पाई जाती है। आपको पता है कि ट्रांसफेरिन क्या है, सिंपली ये कंबाइन होके प्रोटीन के साथ कंबाइन होके बनाती है, लेकिन ये हमेशा कंबाइन स्टेट में ही पाई जाती है आयरन ज़्यादातर। तो अब ये बैक्टीरिया, इसको अपने लिए चाहिए होती है आयरन, अब इसको चाहिए एट एनी कॉस्ट, क्योंकि इसको अपनी ग्रोथ करवानी है।
तो अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ये कुछ कंपोनेंट्स को रिलीज़ करेगा। दीज कंपोनेंट्स आर बेसिकली नोन एज सिड्रोफोर्स। अब ये सिड्रोफोर्स क्या करेंगे, सिड्रोफोर्स सिंपली देखेंगे कि भाई ये हमारे पास आयरन जो है वो ये किसी भी ऑर्गेनिज्म है या होस्ट है जिस पे ये अटैक करने वाला है, ठीक है। अब ये इसके अंदर जैसे ही आयरन आया ना, तो ये क्या करेंगे, ये जो अपने सिड्रोफोर्स ने रिलीज़ कर दिए, ये सिड्रोफोर्स क्या कर देंगे, इसके साथ चिलेशन करवा देंगे। अब इसके साथ चिलेशन जैसे ही करवाएंगे तो ये क्या हो गया, कंबाइन हो गया। समझें कि ये सिड्रोफोर है, उसने क्या किया, आयरन के साथ चिलेट कर दिया। चिलेट जैसे ही करेंगे तो ये क्या करेगा, ये जाके ये अब जो ना जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के सरफेस पे हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं कुछ, अब ये जाके वहाँ पे चिपक जाएगा अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ जो कि बैक्टीरिया के सरफेस पे होंगे, ठीक है। तो जैसे ये चिपक जाएगा उसके बाद ये क्या करेंगे, ये सिड्रोफोर और आयरन को अपने अंदर ले लेगा, ठीक है। तो ये अमाउंट में स्टोर रहेगी बैक्टीरिया के अंदर, यानी कि जब भी बैक्टीरिया को नीड होगी तो बैक्टीरिया क्या करेगा, इस आयरन को यूटिलाइज कर देगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास ये जो अपना होस्ट होता है उसके अंदर इतनी ज़्यादा आयरन होती नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया को अपनी ग्रोथ के लिए आयरन चाहिए होती है। तो इसी वजह से सिंपली ये क्या करता है, ये सिड्रोफोर्स रिलीज करता है जो कि आयरन के साथ कंबाइन, जैसे ही आयरन एंटर हुआ अब इसने क्या किया, सिड्रोफोर्स के साथ चिलेट कर दिया, कॉम्प्लेक्स बना दिया सिंपली बोले तो। अब ये कॉम्प्लेक्स जो है ये फॉर सपोज हमारे पास बैक्टीरिया है, ये इसके रिसेप्टर हैं और ये इसके रिसेप्टर से जाकर अटैच करने लग जाएगा। जैसे ये अटैच करेगा उसके बाद इसको अपने अंदर ले लेंगे और आयरन को अपने अंदर स्टोर कर लेंगे। जब भी फिर उनको यूज़ करनी होगी वो आयरन, वो क्या करेंगे, सिंपली उसको यूटिलाइज कर लेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 3। सो उसके बाद हमारे पास कुछ पर्ल्स आ जाते हैं जो कि मैंने आपको बताया था। अब सिंपली अगर आप यहाँ पे देखें तो पर्ल्स के अंदर, क्योंकि छोटे से पर्ल्स है तो ओके आई विल एक्सप्लेन। बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिशन के थ्रू, जबकि आपको पता है कि यूकैरियोटिक सेल किसके थ्रू कर रहा होता है, माइटोसिस के थ्रू। ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। देन हमारे पास ग्रोथ साइकिल के मैंने आपको 4 फेजेस बताए थे, लेग फेज, लॉग फेज है हमारे पास, स्टेशनरी फेज आ जाता है, और जो चौथा है दैट इज डेथ फेज। देन हमारे पास कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं एरोबिक होते हैं, कुछ फैकल्टेटिव एरोबिक होते हैं, कुछ ऑब्लिगेट एरोबिक होते हैं, और कुछ फैकल्टेटिव एनएरोब होते हैं और फैकल्टेटिव एरोब्स। देन जो हमारे पास ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्रो करने लग जाते हैं तो उनके लिए एक खतरा ये होता है कि वो वहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो एक्ट कर रहा होता है एज अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर। तो जब वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर के तौर पे काम कर रहा होता है तो सिंपली वो क्या करता है, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं पर्ल्स के अंदर कि भाई हमारे पास सुपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये दोनों बन रहे होते हैं। तो सिंपली सुपर ऑक्साइड को ख़त्म करने के लिए सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को ख़त्म करने के लिए किटलेज आ जाते हैं। तो ये एंजाइम क्या करते हैं, इन दोनों को तोड़ देते हैं और सिंपली इनका बाय प्रोडक्ट क्या बनता है हमारे पास, वाटर ऑक्सीजन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। देन हमारे पास फर्मेंटेशन आ जाता है कि हमारे पास एरोबिक जो हैं वो डायरेक्ट क्रेब साइकिल के अंदर एंटर करेंगे। उसके अलावा जो हमारे पास एनारोबिक होते हैं वो कहाँ जाएंगे, वो सीधा फर्मेंटेशन के थ्रू अपनी एटीपी बनाएंगे, और क्रेब साइकिल की बनी हुई एटीपी बहुत ज़्यादा बनती है एज़ कम्पेयर टू ग्लाइकोलाइसिस या फर्मेंटेशन के थ्रू, ठीक है। डन हो गया। देन हमारे पास कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे दिए गए हैं, 2 ही हैं। जैसे कि बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर रहा होता है और डिवाइड होता है, 4 उसके फेजेस होते हैं। तो एंटीबायोटिक कौन से फेज में अफेक्ट कर रही होती है, तो ऑब्वियसली फेज बी में अफेक्ट करेंगी। क्यों, क्योंकि फेज बी जो है दैट इज़ लॉग फेज, और लॉग फेज में क्या करते हैं वो डिवाइड करने लग जाते हैं, और डिवाइड करने लग जाते हैं तो वो सिंपली क्या करते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकिन की फॉर्मेशन करवाते हैं, और पेप्टाइडोग्लाइकिन को उस वक्त तोड़ना बहुत ज़्यादा आसान होता है। देन वी हैव जो दूसरा है, that some bacteria obligate anaerobes, which of the following statement best explain the phenomena। अब जो बैक्टीरिया हमारे पास obligate anaerobes हैं, ठीक है, तो उनके लिए कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट है। तो अगर आप सारों को पढ़ लें ना तो आपको डी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट लगेगा। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास obligate anaerobes हैं जो कि विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर रहे होते, तो ऑब्वियसली उनके अंदर ऑक्सीजन होगा नहीं, तो ऑक्सीजन जो है वो एज अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर एक्ट नहीं करेगा। अगर वो एक्ट नहीं करेगा तो उनके अंदर सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज और कैटालेज एंजाइम ही नहीं होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन होगा नहीं तो कंबाइन भी नहीं होगा हाइड्रोजन के साथ, ना ही हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनेगा, ना ही ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बनेंगे। तो ये दोनों जो एंजाइम्स हैं उनकी डेफिशिएंसी होगी। तो द आंसर इज डी।